यूपी के संभल के शाही मस्जिद में जो विवाद हुआ था, इसी पर जो हिंसा पीड़ित थे उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी जैसे ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है गाजीपुर, तो यहां पर उनका काफिला को रोक दिया गया। वैसे यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने ऊपर के फरमान को मानते हुए राहुल गांधी समेत उनके काफिले को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका। एक तरफ राहुल गांधी रुके तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए बहन प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। पहले आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान सुनिए कि क्या कुछ हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। Right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बयान दोनों ने ही दिया और वो भी संविधान के किताब के साथ। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में दौड़ रहा है वो ये कि आखिर राहुल का फोकस उत्तर प्रदेश ज्यादा क्यों है। इस पूरे खेल को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा और इसकी शुरुआत करते हैं 2018 के एक घटना से। जब राहुल गांधी का काफिला अमेठी की सड़कों पर दौड़ता हुआ जा रहा था तो अचानक राहुल गांधी के काफिले के सामने 3 से 4 महिलाएं रोती हुई आई और हाथ जोड़कर राहुल गांधी की गाड़ी की तरफ बढ़ी, जिसे देख राहुल गांधी ने काफिला रोक दिया। महिलाओं ने बताया कि उनके कहने का और रहने का सहारा कोई नहीं है, छीन लिया गया। राहुल एक्शन लेने के बाद कहे, महिलाओं ने खत भी राहुल को दे दिया। बात 2019 की आई और 19 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए, बीजेपी के स्मृति ईरानी जीत गई। राहुल गांधी ने तब कहा था कि अमेठी से हार गया हूं, लेकिन यहां की जनता मेरी है। किसान आंदोलन की बात हो या फिर मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने की बात, उसके बाद राहुल गांधी का काफिला रुकता ही गया। जिस तरफ चला सत्ता पक्ष ने उन्हें रोक दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले 2023 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और इसकी अगुवाई की। अच्छी खासी अपनी इमेज को सुधार लिया। लोकसभा में इसका असर भी हुआ और अच्छा खासा प्रदर्शन भी इन्हें मिला और अच्छी खासी सीट भी यूपी से वो जीत लाए। यूपी में सबसे ज्यादा राहुल अखिलेश की अगुवाई में इंडिया को फायदा हुआ। बीजेपी के लंका लग गई और लोकसभा में आधी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की वो जीत ली। इसके बाद अखिलेश ने ठान लिया कि लोकसभा झांकी है, विधानसभा बाकी है। एक तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी जहां हिंदू वोट बैंक को साधने में जुटी है, तो वहीं पर कांग्रेस, सपा, मुस्लिम और पीडीए को। यूपी विधानसभा के 2022 के परिणाम को अगर देखें तो 403 सीटों में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटें जीत ली थी, बहुमत हासिल कर ली थी और समाजवादी पार्टी ने 111 सीट ही जीत सकी थी। बीजेपी को 41.29% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 32.3% और बाकियों के खाते में 12.3% वोट शेयर गए थे बसपा के। 2022 से 2027 में बहुत कुछ बदल चुका है। सारे समीकरण, गुणा भाग सब बदल गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी बदल गए हैं और राहुल गांधी भी 2022 से बहुत बदल गए हैं। साधी हुई राजनीति
और फिर संविधान, जाति जनगणना, रोजगार जैसे अहम मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ऐसे में जानकारों का यह भी कहना है कि 2027 का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है तो वो अपने काफिले के साथ लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं। हालांकि जब संभल जा रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर पर उनका काफिला रोक दिया, फिर यू टर्न ले लिए, लेकिन 6 दिसंबर को फिर से प्लान बनाया है जाने का। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने संभल की घटना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है और उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच सामने आ जाएगा। वो चाहते हैं कि जितनी देरी होगी बीजेपी के लिए उतना ही अच्छा होगा। इस पूरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी हो, जो संभल पर राजनीति करना चाहते हैं उनका राजनीति पतन होगा। अब कांग्रेस के नेता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव यूपी की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई, लेकिन राहुल गांधी को संभल यात्रा पर रोक लगाने से यूपी गेट पर कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हुआ। इस बीच में संभल हिंसा में मारे गए नईम के परिवार ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर एक बयान दिया। नईम के भाई ने यह कहा कि मीडिया 10 दिन बाद चले जाएगी और हम कोई परेशानी होगी तो हम झेल नहीं पाएंगे। इसके मुताबिक ये भी कहा गया, नईम की मां कहती हैं कि मेरे लाल को सिर्फ रिटर्न कर दो, मतलब अपने बेटा को बुला दो, इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनका बेटा चाहिए। लेकिन संभल डीएम प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने में लगी हुई है। राजेंद्र पेंसिया जो गाजियाबाद के डीएम है, अमरोहा और आसपास के जिलों में एक लेटर लिखा और इस लेटर में वहां के पुलिस प्रशासन को राहुल गांधी को जिले में एंट्री नहीं देने की सलाह दी। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी 24 नवंबर को हिंसा में जान गंवाने वाले 5 युवकों के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। हिंसा के बाद से ही प्रशासन ने संभल में किसी भी प्रकार के डेलीगेशन और राजनेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके साथ साथ धारा 144 जो पहले आईपीसी की हुआ करती थी वो बीएनएस 163 अब लागू कर दी गई। मतलब अब 163 के तहत कोई भी उस इलाके में नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा फैसला लिया है और संभल हिंसा के दौरान मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही यूपी सरकार से 25-25 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। यही बात अगर देखा जाए तो संभल के शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई थी। अजमेर के दरगाह शरीफ के नीचे भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और उधर भी देखा जाए तो हिंसा तो नहीं हुई है, लेकिन उधर भी प्रशासन तैनात कर दिए गए। मस्जिद विवाद को लेकर जिस पर विवाद हो रहा है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 का भी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो पूर्व सीजेआई थे उन्होंने इस वर्शिप ऑफ प्लेसमेंट वर्क को तोड़ा है। अब देखना दिलचस्पी होगा कि ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है और राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। तो आगे क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।